नमस्कार। तो आपको पता है आपका पीजीटी का जो पेपर 1 होगा, पीजीटी पेपर 1 में जो है वो आपको 100 नंबर के जो है वो क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो उसी को हम कवर करने की यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि कोई भी हमसे जो है कोई भी क्वेश्चन रह ना जाए जो हमने टच ना किया हो। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी हेल्प कैसे भी करके होनी चाहिए, क्योंकि पीजीटी एक बहुत अच्छी पोस्ट है। अगर हम एलाइड के साथ कंपेयर करते हैं तो एलाइड तो उसके आगे कुछ स्टैंड करता ही नहीं है, क्योंकि पीजीटी का मुकाबला नहीं किया जा सकता। कॉलेज कैडर के बाद बहुत अच्छी पोस्ट जो है ये मानी जाती है। तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से जो है तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन लिमिटेड कंपटीशन है और आपको जो है वो बहुत कोशिश करनी चाहिए, दिन रात एक करना चाहिए ताकि सिलेक्शन आपकी हो सके। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द थीम ऑफ वर्ल्ड फूड डे 2023 इज। तो बोलते हैं कि विश्व खाद्य दिवस 2023 जो मनाया गया उसका विषय क्या रखा गया था, उसकी थीम क्या रखी गई थी। कोई भी इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है तो उसकी थीम अगर कोई रखी जाती है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाती है। इसकी थीम रखी गई थी वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड, लीव नो वन बिहाइंड। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, ये इसकी थीम रखी गई थी। अच्छा, वर्ल्ड फूड डे मनाया गया और इसकी थीम भी रखी गई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरह से कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे जो है वो मनाए जाते हैं और क्या उनकी थीम्स रखी जाती हैं। खासकर हम बात करेंगे अक्टूबर महीने की। पहले तो आप देखिए वर्ल्ड फूड डे मनाया कब जाता है, ये 16 अक्टूबर को जो है वो मनाया जाता है और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, तभी उसी को ऑनर करने के लिए जो है ये मनाया जाता है, उसी के सेलिब्रेट करने के लिए जो है मनाया जाता है। अगर हम यहाँ से बात करें कि और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे जो है वो अभी मनाए गए अक्टूबर महीने में, तो अक्टूबर महीने में जो था वो 1 अक्टूबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ एल्डर पर्सन, ये आपने ध्यान रखना है। अक्टूबर 2 तो गांधी जयंती आती है, साथ में ही इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी इसको कहते हैं, और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी 2 अक्टूबर को आती है। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे जो है वो मनाया गया और 7 अक्टूबर के बाद 10 अक्टूबर को जो था वो नेशनल पोस्ट डे मनाया गया। नेशनल पोस्ट डे मैंने टेलीग्राम पर भी क्यूज डाला था, नेशनल पोस्ट डे आपने 10 अक्टूबर ध्यान रखना है। 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड जो था वो मनाया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड जो था वो मनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, 11 अक्टूबर को मनाया गया। और 14 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, ये इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, परंतु 15 अक्टूबर का दिन जिस दिन वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया गया और अभी 24 अक्टूबर का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन एक तो वर्ल्ड पोलियो डे मनाया गया और यूनाइटेड नेशन डे भी जो था वो मनाया गया। तो यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर अभी आएगा, नेशनल यूनिटी डे जो है वो इस दिन मनाया जाता है। अब 2023 की आपको थीम पता चल गई कि 2023 में क्या थीम इसकी रखी गई थी। अब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन फाइनली रह जाता है। तो ये जो था वो 16 अक्टूबर 1945 को जो था वो एस्टेब्लाइज किया गया था। कब एस्टेब्लाइज किया गया था, 16 अक्टूबर 1945। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, ये भी तो पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो जो FAO है, FAO का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर रोम में स्थित है। रोम जो है वो रोम एक इटली का शहर है जहाँ पर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है, ये आपने यहाँ से नोट करनी थी चीज़ें जो कि एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगी। अगला क्वेश्चन देखें जी, हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अमेजोन रिवर ओरिजिनेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं अमेजोन रिवर जो है, अमेजोन नदी जो है वो किस जगह से जो है वो निकलती है। अगर हम नदियों के संदर्भ में बात करते हैं तो ये इंटरनेशनल लेवल की एक नदी है और अमेजोन रिवर जो है वो अमेजोन रिवर कहाँ से निकलती है, ये एंड्स के जो माउंटेन है, एंड्स माउंटेन से जो है वो निकलती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अब अमेजोन रिवर जो है वो एंड्स के माउंटेन से निकलती है। आपने अमेजोन रिवर के बारे में क्या क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। जो है ये निकलती कहाँ से है और कहाँ कहाँ से क्रॉस करती है। पेरू के ये एंड्स माउंटेन है जहाँ से ये निकलती है। इसके बाद ये इक्वाडोर से होकर गुजरती है, इक्वाडोर के बाद कोलंबिया, कोलंबिया के बाद वेनेजुएला, वेनेजुएला के बाद ब्राज़ील, बोलिविया, इन कंट्री से होकर जो है निकलती है और फाइनली ये एम्प्टी होती है अटलांटिक ओशन में जाकर। ये भी ध्यान रखना है कि अटलांटिक ओशन में जाकर ये फाइनली जो है वो एम्प्टी हो जाती है। स्टैटिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है ये। और अमेजोन जो है वो लार्जेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड है, ये भी आपने ध्यान रखना है यहाँ से कि लार्जेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड जो है वो कौन सी है, तो अमेजोन है। ये आपने यहाँ से सारी चीज़ें नोट कर ली होगी। आई होप कि आपने सारी चीज़ें जान ली होगी। इंपॉर्टेंट मैं एक बार फिर से बताता हूँ कहाँ से निकलती है, एंड्स माउंटेन से निकलती है। कहाँ से होकर गुजरती है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, परंतु फिर भी ध्यान रख लेना है। खाली कहाँ पर होती है, जाकर अटलांटिक ओशन में जाकर ये फाइनली मिलती है। लार्जेस्ट रिवर है, ये आपने ध्यान रखना है कि लार्जेस्ट रिवर है ये वर्ल्ड की। और आपने साथ में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रख लेना है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हमसे पूछ लिया जाता है नदियों के बारे में तो कौन कौन सी नदियाँ और कहाँ कहाँ से वो निकलती हैं वो आपको पता होना चाहिए।
जैसे कि हमारी गंगा नदी हो गई, गंगोत्री से जो है ये निकलती है। यमुना नदी यमुनोत्री से उसी तरह जो है निकलती है। कावेरी नदी जो है ये कर्नाटक से जो है वो निकलती है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से जो है वो कावेरी नदी निकलती है। और अगर हम इसी तरह नर्मदा की बात करते हैं तो नर्मदा अमरकांतक हिल्स जो मध्य प्रदेश में पड़ती है वहाँ से निकलती हैं। और तापी नदी की बात करें तो सतपुरा रेंज जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में पड़ती है वहाँ से ये निकलती है। ये मैंने इंपॉर्टेंट रैंडम सी नदियाँ आपको रिवाइज़ करवा दी, तो बस इतना याद रखें, इतना रिवाइज़ करना ज़रूरी है, बड़ा तो आपने होगा ही। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं रिसेंटली द क्ले स्टिक्स नेम्ड जाधेरी नमाकाटी हैज़ गॉट द GI टैग, इट बिलोंग टू विच स्टेट। बोलते हैं कि हाल ही में जडेरी नमकट्टी नामक ये मिट्टी की छड़ियाँ टाइप्स में होती हैं, इनको GI टैग जो है वो दिया गया है। ये कौन से राज्य से जो है वो जुड़ी हुई हैं? तो ये तमिलनाडु स्टेट से जुड़ी हुई हैं। ऑप्शन ए सही आंसर। थोड़ा सा डिटेल से जानिए। ये जो जाधेरी नामकट्टी हैं ये क्ले स्टिक्स होती हैं और वाइट कलर यूजुअली अवेलेबल होती हैं। ये फिंगर लाइक शेप इनकी होती है और ये जो है ये जो है ना तमिलनाडु में पाई जाती है। तमिलनाडु का ये एक डिस्ट्रिक्ट है तिरुवन्नामलाई करके, जहाँ पर ये मुख्य रूप से पाई जाती हैं। GI टैग आपने ध्यान रखना है जब आप हिमाचल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हिमाचल की कुछ चीज़ों को भी जो है वो GI टैग मिल चुका है। तो लेटेस्ट वन जो GI टैग मिला था हिमाचल में वो किसको मिला था? तो GI टैग हिमाचल को मिला था कि एक तो लाहौल की जो हैंडमेड्स जो हैंड निटेड यहाँ की जो सॉक्सेस होती हैं उनको GI टैग जो था वो दिया गया था। और इसी के साथ जो था वो चंबा चप्पल को भी जो था वो GI टैग मिला था। चंबा चप्पल को हो गया, लाहौल निटेड सॉक्स को हो गया, और उससे पहले जो था वो चुल्ली ऑयल को मिला था। चुल्ली ऑयल जो है वो इंपॉर्टेंट है जिसको GI टैग मिला था। काला जीरा को भी जो है वो GI टैग मिल चुका है। और भी आइटम्स हैं हिमाचल की जिनको GI टैग जो है वो दिया जा चुका है, जैसे कि कुल्लू का सॉल हो गया, कांगड़ा की चाय हो गई, और हमारे पास किन्नौरी सॉल हो गया, कांगड़ा की पेंटिंग हो गई, चंबा का रुमाल हो गया। इन चीज़ों को GI टैग ऑलरेडी हिमाचल में मिल चुका है। तो हिमाचल के GI टैग हमने यहाँ से रिवाइज कर लिए। जो हाल फिलहाल में एक GI टैग मिला वो भी हमने जान लिया। आगे बोलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एंटी डिफेक्शन। तो देखो बोलते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा पार्ट जो है वो एंटी डिफेक्शन जो है इससे जो है वो डील करता है। एंटी डिफेक्शन से अगर हम बात करें ना कि कौन सा पार्ट डील करता है, तो अगर आपने अच्छे से पॉलिटी पढ़ी है ना तो आपने पहले तो क्वेश्चन को ही गलत कर देना है, क्योंकि पार्ट कोई है ही नहीं, ये शेड्यूल है ना। शेड्यूल है जो डील करता है। वो कौन सा शेड्यूल है? शेड्यूल होगा यहाँ पर, पार्ट एक्चुअली में गलत लिख दिया गया है। शेड्यूल हमारे पास टोटल 12 शेड्यूल जो है वो हमारे पास हैं, और 12 में से 10th नंबर का जो शेड्यूल है ना वो डील करता है किसके साथ? एंटी डिफेक्शन के साथ। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो अभी आपने क्या ध्यान रखना है कि 10th शेड्यूल जो है वो ऐड किया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी ये 1985 की, 1985 की थी। यहाँ से ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो था वो ऐड किया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। क्या होता है इसमें देखो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ना उनके डिस्क्वालिफिकेशन के जो है वो रूल होते हैं कि उनको कैसे जो है वो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है चुने हुए मेंबर्स को। अगर कोई पार्टी चेंज कर लेता है, जैसे कोई कांग्रेस से चुना गया है बाद में चलकर बीजेपी में चला जाता है, तो वो उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाएगी। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इसमें होती हैं। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो होता है जो 10th नंबर का शेड्यूल होता है। वो पार्ट हमारे अलग से हैं। पार्ट्स के बारे में ध्यान रखना है आपने कि इंपॉर्टेंट हमारे पास जो पार्ट्स हैं वो 22 पार्ट्स जो हैं वो हमारे पास इंपॉर्टेंट आते हैं। वैसे 25 पार्ट्स जो हैं वो टोटल हैं। अभी ना मैं पार्ट्स और शेड्यूल बोलकर आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा अगर आपने नहीं पढ़े हैं ये ज़्यादा। अगर आपने पढ़े हैं तब तो आपको डिफरेंस पता है, परंतु अभी हम सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्स की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास 12 शेड्यूल जो हैं वो होते हैं। आप इंपॉर्टेंट वन ध्यान रखिएगा। 10th शेड्यूल आपने ध्यान रखना है किससे डील करता है? एंटी डिफेक्शन से डील करता है। यहाँ पे 11th शेड्यूल दिया गया है, 11वां शेड्यूल, ये किससे डील करता है? ये पंचायती राज से डील करता है, पंचायत से डील करता है। 12वें नंबर का शेड्यूल जो है वो किससे डील करता है? ये म्यूनिसिपलिटी से जो है वो डील करता है। जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती हैं आपकी उनसे जो है ये डील करता है, म्यूनिसिपलिटी से। ये आपने ध्यान रखना है। हमारा 8th नंबर का शेड्यूल है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें 22 लैंग्वेजेस जो हैं वो आती हैं और ये लैंग्वेजेस से जो है वो डील करता है। पूछा जाता है कि 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस आती हैं, तो 22 लैंग्वेजेस जो हैं वो आती हैं। हमारा जो इसके अलावा 6th नंबर का शेड्यूल है वो भी इंपॉर्टेंट है। 6th नंबर का शेड्यूल जो है उसमें जो है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये स्टेट्स जो हैं वो आते हैं।
ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है कि प्रोविज़न है इन्हीं स्पेशल स्टेट्स को दिया हुआ, ये जो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिज़ोरम है, इन स्टेट्स को। और एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमारे पास आता है, शायद ये पूछा गया था टीजीटी के पेपर में एक बार, फोर्थ नंबर का जो शेड्यूल है हमारे पास, वो किससे डील करता है? ये डील करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा इन स्टेट्स। इनके स्टेट्स में राज्यसभा के सीट्स होती हैं वो किस हिसाब से एलोकेट होंगी, फोर्थ शेड्यूल डील करता है। स्टेट्स हो गए चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो गए, उनकी ये बात करता है। ठीक है, ये कंफ्यूज तो नहीं हुए ना, मैंने इंपॉर्टेंट वन ही बताया। अगर आपने पढ़े हैं तब तो बहुत अच्छा है, अगर आपने ज़्यादा नहीं पढ़े हैं तो इन इंपॉर्टेंट वंस को ध्यान ज़रूर रखना, और बाकी 12 ही हैं तो सभी को ही याद रख लें फिर अपनी किताबों से। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023। ये रिपोर्ट निकाली जाती है, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 ये रिपोर्ट निकाली गई। बोलते हैं ये किसके द्वारा जो था वो निकाली गई, तो ये रिपोर्ट निकाली गई OECD के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। चलो OECD के द्वारा निकाली गई, सही बात है, परंतु ये OECD है क्या? OECD का पूरा नाम है, ओ से तो ऑर्गेनाइजेशन बन गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक, ये आपने ध्यान रखना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये इसका पूरा नाम है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, इसके द्वारा जो है वो निकाली जाती है। 2023 में ये रिपोर्ट अभी निकाली गई, तो अभी ये चर्चा में आया। इसमें क्या जो था वो देखने को मिला, इंडियंस जो है ना वो OECD कंट्रीज़ में जो है वो प्रोमिनेंट हैं माइग्रेशन करने में, और ये पहले नंबर पर भी आते हैं जब फॉरेन सिटीजन्स की बात की जाती है, सिटीजनशिप की बात की जाती है। मतलब जो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए ना, परंतु ये इम्पोर्टेंट है कि OECD जो है ये है क्या, इसका पूरा नाम क्या है, ये कौन सी रिपोर्ट जो है वो निकालता है माइग्रेशन को लेकर, किस तरह की पूरी बात है। क्या हमने कोई इस तरह की और भी रिपोर्ट पढ़ रखी है? तो बिल्कुल जनाब, हमने पढ़ रखी है इस तरह की रिपोर्ट, जैसे कि हमने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो था वो पढ़ा था। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का 126 पोजीशन जो है वो रहा है इस बार, और 126 जो है वो आउट ऑफ 146 कंट्रीज़ में से जो है वो रहा है। एक आपने ये ध्यान रखना है कि हमने ये रिपोर्ट पढ़ी है, अगर हम इससे पहले का एक पार्ट छोड़ दें और उसको उसमें देखें तो उसमें जो है ये हैप्पीनेस इंडेक्स का जो है वो आ जाएगा। हमने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अलावा और भी क्या कुछ पढ़ा है, हमने यहाँ पर जो है वो एक और पढ़ा था कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का कौन सा रैंक रहा है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भी निकाला गया जिसमें इंडिया का रैंक 40th रैंक जो था वो रहा था, वो भी आपने ध्यान रखना है। तो ये हमने इंपॉर्टेंट पढ़ रखी हैं चीज़ें, अगर आप पिछले पार्ट्स को देखेंगे तो उनमें आपको ये मिल जाएंगी देखने को, और अगर आपने देख रखे हैं तो आपका रिवीजन जो है वो अभी हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं रिसेंटली रॉबर्ट फीको हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो अभी रॉबर्ट फीको जो है वो किस देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो बने हैं? रॉबर्ट फीको अभी प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि देखो अगर आप प्रीवियस पेपर्स को उठाकर देखेंगे ना तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर जब भी चुने गए हैं वो पूछे गए हैं पीजीटी के ही एग्जाम्स में, अगर मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो है वो कहाँ के बने हैं? ये स्लोवाकिया के जो हैं वो बने हैं, ये आपने ध्यान रखना है। स्लोवाकिया एक कंट्री है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। यहाँ के जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कौन सी बार बने हैं? तो चौथी बार जो है ये बन चुने गए हैं। ये आपने ध्यान रखना है कि किस देश के ये चौथी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो ये स्लोवाकिया के चुने गए हैं। अब देखो स्लोवाकिया की कैपिटल सबसे पहले मन में आनी चाहिए कि क्या है इसकी कैपिटल, कहाँ पर है इसकी कैपिटल। तो इसकी कैपिटल जो है वो कहाँ पर है? ब्रेटिस्लावा आपने ध्यान रखना है, शायद हमने पढ़ा भी है पहले ये। ब्रेटिस्लावा में जो है वो इसकी कैपिटल है, यूरो जो है वो इसकी करेंसी है। ये तो आसान ही है, तो इसकी कैपिटल आपने ध्यान रखनी है, करेंसी तो आसान ही है, यूरो है। और अगर हम बात करें कि हाल फिलहाल में जो है वो कहाँ पर प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो मालदीव के, हमने टेस्ट सीरीज़ में पढ़ा था, मालदीव के जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं वो मोहम्मद मोइजू जो है उनका नाम है, मोहम्मद मोइजू उनका नाम आपने ध्यान रखना है। हमने क्या पढ़ा था? एमसन मंगागवा भी जो था वो कुछ टाइम पहले हमें राष्ट्रपति देखने को मिले थे, जिम्बाब्वे के ये राष्ट्रपति जो था वो चुने गए थे। परंतु प्रेजेंट सिनेरियो में जो इंपॉर्टेंट बनते हैं, एक स्लोवाकिया के बन जाते हैं। स्लोवाकिया के अलावा जो है वो मोहम्मद मोइजू बनते हैं, जो मालदीव्स के जो है वो हैं, जिन्होंने टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस की होगी उनके लिए तो आसान हो गया, एक बार फिर से रिवीजन हो गया। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और बात, अगर आपको भी टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है पीजीटी पेपर 1 की, तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो दिया गया है, कमेंट बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें जी हमारे पास क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ कौंसिल जनरल ऑफ फ्रांस। तो बोलते हैं कि हाल ही में किसी वाणिज्य दूत की उपाधि से सम्मानित किया गया। कौंसिल जनरल ऑफ जापान की उपाधि से जो है वो सम्मानित किया गया है। तो ये टाइटल किसको दिया गया है? ये टाइटल दिया गया है रीचा चड्ढा को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। रीचा चड्ढा जो है वो कौन है? एक्ट्रेस हैं, ये तो आपको पता ही होगा। इन एक्ट्रेस को जो है ये अवार्ड मिला है। चलो सही बात है कि रीचा चड्ढा को जो है ये अवार्ड मिला है।
अगर हम हिंदी में पढ़ें तो उसको फ्रांस के महावाणिज्य दूत की उपाधि जो है वो इनको दी गई है। अभी ना हमने देखा था कि जो हमारे अलग अलग लीडर थे ना उनको जो है वो प्राइज़ दिए जाते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विजिट पर गए थे अलग अलग कंट्रीज़ के, तो उनको भी दिया गया था। हमने एक सूरीनाम का पढ़ा था कि सूरीनाम का अवार्ड जो था वो किसको दिया गया, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, तो वो हमारी राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है ना उनको दिया गया था। ये हमने अभी कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था कि सूरीनाम का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसका नाम था द ग्रांट ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार, ये जो था वो द्रौपदी मुर्मू को दिया गया था जब वो वहाँ पर यात्रा के लिए गई थी। इसी तरह जस्टिस जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, इनको भी जो है वो अवार्ड दिया गया है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को जो है वो हार्वर्ड लॉ स्कूल से जो है वो वर्ल्ड लीडरशिप के लिए, वैश्विक नेतृत्व के लिए जो है ये दिया गया है एक पुरस्कार। हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए डी.वाई. चंद्रचूड़ को जो है सम्मानित किया है। ये आपने ध्यान रखना है। 3 चीज़ें हमारे पास हो गई। इन तीनों चीज़ों को जो है वो एक साथ याद रखें आप, ताकि आप एग्जाम में आपकी थोड़ी थोड़ी हेल्प हो सके। एक बात ना बड़ी ही सिंपल है, बड़ी सी ही स्टेट है। आप चाहे टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर लो, चाहे कुछ प्रैक्टिस कर लो, वहाँ से आपकी थोड़ी थोड़ी हेल्प होगी। आपकी जो एग्जैक्टली हेल्प होगी ना वो सिर्फ और सिर्फ आपके खुद के पढ़ने से होगी। आपको खुद पढ़ना ही पड़ेगा, शॉर्टकट कहीं से नहीं मिलेगा। हमें जो है वो मैसेज आते रहते हैं, मेल आते रहते हैं कि क्या टेस्ट सीरीज से हमारा सब कुछ कवर हो जाएगा। देखो, टेस्ट सीरीज से ना हम आपकी हेल्प कर रहे हैं कि आपको एक अच्छा स्कोर करने में हेल्प मिले, और पेपर 2 में अगर आपके नंबर जो है वो किसी के साथ मैच कर जाते हैं, किसी के साथ सेम आ जाते हैं, तो पेपर 1 में आपके नंबर ज़्यादा हो, हम उतनी हेल्प कर सकते हैं। परंतु अगर आप ये सोचें कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और पेपर 1 ऐसे ही निकल जाएगा, तो पेपर 1 के लिए तैयारी करनी ही पड़ेगी। आपको तैयारी अभी से स्टार्ट रखनी चाहिए उसके लिए, और करनी चाहिए, क्योंकि पेपर 1 बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली द नूर 3 सैटेलाइट वाज इन न्यूज़, इट इज़ डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो नूर 3 सैटेलाइट जो था वो चर्चा में था। बोलते हैं कौन सी कंट्री के द्वारा जो था ये डेवलप किया गया है। तो नूर 3 सैटेलाइट जो है वो आपने ध्यान रखना है कि ईरान के द्वारा ये डेवलप किया हुआ एक सैटेलाइट है। किसके द्वारा? ईरान के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ईरान ने जो है वो नूर 3 सैटेलाइट जो है वो डेवलप किया है, और आज से नहीं, ये बहुत पहले से जो है वो चर्चा में चला हुआ है। ठीक है, कि किस कंट्री ने जो है ये सैटेलाइट लॉन्च की है नूर 3 करके। तो नूर सैटेलाइट आपने ईरानियन कंट्री का ध्यान रखना है, ईरानियन जो कंट्री है उसके द्वारा। साथ में ही ईरान की कैपिटल कहाँ पर है? ईरान की कैपिटल है तेहरान में। तेहरान में इसकी कैपिटल है, और साथ में इसकी तो करेंसी भी इंपॉर्टेंट है। इसकी करेंसी क्या है? तेहरान, तो इसकी कैपिटल है। ईरान की अगर हम करेंसी की बात करते हैं तो रियाल इसकी करेंसी है, रियाल करके आपने ध्यान रखना है। मैंने 2-3 दिन पहले भी ये रिवाइज़ करवाई थी, तो बार बार रिवाइज़ हम करते रहेंगे। ईरान के साथ आपने इराक की ध्यान रखनी है, बगदाद हो गया आपने जो है वो साथ में ध्यान रखनी है। सीरिया की हमने पढ़ी थी, डेमास्कस जो है वो इसकी कैपिटल है। हमने ऑस्ट्रेलिया की पढ़ी थी, क्योंकि ये चीज़ें एग्जाम में पूछी गई हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैनबेरा में जो है वो कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की। और इसी तरह हम देखते हैं कि क्यूबा एक कंट्री है, क्यूबा कंट्री की कैपिटल कहाँ पर है? हवाना इसकी कैपिटल है। ये आपने ध्यान रखना है, हवाना इसकी कैपिटल है। और एक आपसे पूछ लेता हूँ ताकि आपका भी जो है वो थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। ठीक है, आपसे थोड़ा सा टफ मैं पूछता हूँ कि थोड़ी सी टफ कंट्री का। ठीक है, आप बताएं रवांडा की कैपिटल कहाँ पर स्थित है? रवांडा कंट्री है, रवांडा की कैपिटल कहाँ पर स्थित है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन डिस्क्राइब दी सागर कवच। तो बोलते हैं इनमें से सागर कवच को अच्छे से कौन एक्सप्लेन करता है कि सागर कवच है क्या? तो सागर कवच कुछ नहीं, एक कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है जो की जाती है। कोस्टल की है ये एक सिक्योरिटी एक्सरसाइज जो की जाती है। सागर नाम से पता चल रहा है कि उस तरह की कोई एक्सरसाइज जो है वो होगी। अच्छा, इसके बारे में क्या कुछ हमारे पास डिटेल में जानने के लिए है? तो इतना कुछ है नहीं डिटेल में जानने के लिए, परंतु हाँ, यहाँ से जो सागर एक्सरसाइज है वो कोस्टल की एक सिक्योरिटी एक्सरसाइज होती है, और इसका एम क्या होता है कि हमारी जो कोस्टल सिक्योरिटी है ना उसको इंक्रीज़ किया जा सके। तो देखिए, बेसिकली ये एक्सरसाइजेज होती इसलिए हैं ताकि हमारी जो सिक्योरिटी है ना इसको जो है वो अच्छे से रखा जाए, सिक्योरिटी को ना इंक्रीज़ किया जा सके। एक तरह से बड़े सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, किसी भी कंट्री के साथ जब एक्सरसाइज होती है तो उसका ये होता है कि कल को कोई युद्ध जैसी स्थिति हो जाए ना, तो उस कंट्री के साथ मिलकर जो है हम अपना युद्ध का मिशन जो है वो कंप्लीट कर पाए। मान लीजिए हम यूएसए के साथ कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो यूएसए के साथ एक्सरसाइज करने का मतलब ये है कि कल को चाइना के साथ युद्ध हो जाता है, तो यूएसए की आर्मी भी यहाँ पर हमारे साथ मिलकर जो है वो चाइना के ऊपर अटैक करने में हमारी हेल्प करे,
पहले तो दिक्कत नहीं आएगी। अगर पहले से ये इस तरह की ड्रिल्स जो है वो की होंगी, तो ड्रिल ही एक तरह से ये होती है। और भी कंट्रीज़ का ऐसा ही है कि मतलब तैयारी करनी है, सिर्फ एक और बड़ा एम कुछ नहीं है, तैयारी करना एक एम है। और तो आपको पता ही है कि जब युद्ध होता है तो ऐसी थोड़ी दूसरी कंट्रीज़ आ जाती हैं एकदम से। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रिसेंटली विच कंट्री सेंड इट्स यंगेस्ट एवर एस्ट्रोनॉट क्रू टू द स्पेस स्टेशन। तो बोलते हैं कि हाल ही में किस देश ने अपना सबसे कम उम्र का एक अंतरिक्ष यात्री दल जो है वो अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा है। ये सबसे कम उम्र का जो है वो क्या है, ये एक क्रू कह सकते हैं आप इसको, कि सबसे कम उम्र का जो है ये एक दल है जो स्पेस स्टेशन पर जो है वो गया है। और ये इसका पूरा नाम क्या है, ये कौन सी कंट्री का है, ये चाइना का जो है वो है। ऑप्शन सी सही आंसर है। चाइना का ना अपना एक स्पेस स्टेशन है जिसका नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तियांगोंग इसका स्पेस स्टेशन का नाम है, ये आपने ध्यान रखना है। तियांगोंग इसका स्पेस स्टेशन है। और देखो चाइना के द्वारा जो है वो क्या किया गया है, एक यंगेस्ट क्रू मेंबर जो है वो यहाँ पर भेजे गए हैं। और इनको क्या कहा गया, इनको टाइकोनॉट्स कहा गया। क्या कहा गया इनको, टाइकोनॉट्स इनको कहा गया। जैसे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना, तो टाइकोनॉट्स इन्होंने दे दिया। शायद तियांगोंग से जो था वो इन्होंने नाम को डिराइव किया होगा, तो तियांगोनॉट्स इनको कह दिया गया। और अभी किया गया है, जस्ट 26 अक्टूबर को ही जो है ये किया गया है। तो चाइना का आपने ये यंगेस्ट एवर क्रू मेंबर का ये ध्यान रखना है आपने, कि एवरेज एज इनकी जो है वो 38 है। तो ये इन्होंने यहाँ पर भेजा है। अब देखो चाइना के स्पेस स्टेशन का आपको नाम पता चल गया। यूएस का भी इस तरह से स्पेस स्टेशन है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ISS जो है वो इसको कहते हैं। कई बार तो पूछा जाता है कि यूएस की जो है स्पेस एजेंसी है वो कौन सी है, तो नासा आपको पता है। स्पेस एक्स तो प्राइवेट है, परंतु नासा जो है वो इनकी क्या है, एजेंसी है। ये आपने ध्यान रखना है। इंडिया की तो आपको पता ही है, इसरो जो है वो स्पेस एजेंसी है। और इसरो की स्थापना कब की गई थी, इसरो का पूरा नाम क्या है, तो इसरो की स्थापना देखो आपने ध्यान रखना है कि 1969 में जो था वो की गई थी। ऐसा नहीं था कि उससे पहले इंडिया ने जो था वो स्पेस में कदम नहीं बढ़ाए थे, परंतु जो एक ऑफिशियली इनको एक रिकॉग्नाइजेशन मिली वो इसरो के रूप में मिली 1969 को। और इसरो के जो प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन हैं उनका नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि इसरो के प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन जो है वो कौन है। तो इसके चेयरमैन आपने ध्यान रखना है कि इसके चेयरमैन है सोमनाथन, S सोमनाथन जो है वो पूरा इनका नाम है। और इसरो के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, तो विक्रम साराभाई जो था वो फर्स्ट चेयरमैन थे इसरो के। ये भी आपने यहाँ से ध्यान रखना है। स्थापना इसकी, हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु में जो है वो इसका हेडक्वार्टर स्थित है, इसरो का हेडक्वार्टर। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपके। चलें जी अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। आगे देखें जी, बोलते हैं शुद्ध शब्द का जो है चयन करना है। और इस तरह के क्वेश्चंस ना मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं एग्जाम्स में। यही एक आपको सही शब्द जो है वो यहाँ से चुनना होता है। तो शुद्ध शब्द है आपके पास वापिस, वापस, वापिस, वापिस लिखा गया है। तो देखो वापस जो है वो शुद्ध शब्द होता है, वापस, वापस इस तरह से जो है वो शुद्ध शब्द होता है। वापिस कोई शुद्ध शब्द नहीं होता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं शुद्ध शब्द का ही यहाँ पर चयन करना है। और स्वर्गीय पूछा गया है कि स्वर्गीय जो है वो किस तरह से लिखा जाता है। तो ये तो आसान ही है, किस तरह से लिखा जाता है। जैसे ही मैं बोलता हूँ ना कि स्वर्गीय किस तरह से लिखना है, तो आपके मन में पहले इसका आंसर होना चाहिए कि किस तरह से लिखा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, इस तरह से जो है वो स्वर्गीय लिखा जाता है। ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। स जो है वो किस तरह से होता है, मात्राएं किस तरह से होती हैं। अगला है संधि विच्छेद, तो निषेध का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपने ध्यान रखना है कि निषेध का संधि विच्छेद जो है वो क्या होगा। तो इसका संधि विच्छेद होगा ऑप्शन बी, नी प्लस सेध। परंतु लिखना किस तरह से है, नी इस तरह से होगा, प्लस होगा, सेध होगा इस तरह से। ये आपने ध्यान रखना है कि निषेध का संधि विच्छेद जो है वो किस तरह से लिखना है। और अगला क्वेश्चन देखें, देखो आपको ऑप्शंस के हिसाब से जो है वो रिएक्ट करना है। तो ऑप्शंस को देखकर ही जो है वो अपना आंसर हमेशा दें। अगला है मुहावरा आपके पास, बोलते हैं नमक मिर्च लगाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। एक और ऑप्शंस को पढ़ें कि खूब सेवा करना होता है, या बढ़ा चढ़ा कर कहना होता है, स्वादिष्ट भोजन बनाना होता है, वश में करना होता है। कहते हैं ना कि बड़ा बातों को जो है नमक मिर्च लगाकर जो है वो पेश करते हैं न्यूज़ चैनल वाले, मतलब बड़ी बढ़ा चढ़ा कर जो है बातों को वो कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। तो इस तरह से नमक मिर्च लगाने मुहावरे का अर्थ हुआ। ये जो मैं अभी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बड़े अच्छे से ये क्लैरिफाई आपको कराया था। उससे पहले देखो, अगर आप एलाइड सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो एलाइड सर्विसेज के लिए ना आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी
है ना। तो एलाइड सर्विस के लिए शेड्यूल्ड वे में टेस्ट सीरीज है, अगर आप चाहें तो उसको अवेल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में उसका भी लिंक दिया गया है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोलते हैं मित्र शक्ति एक्सरसाइज इज अ बाइलेटरल जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो मित्र शक्ति बोलते हैं ये अभ्यास है कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। मैंने 2 कॉन्सेप्ट उस दिन बताए थे, अब दोनों के दोनों आपको कमेंट करके बताने हैं कि किस तरह से मैंने जो है वो कॉन्सेप्ट बताए थे। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट PDF नोटिफिकेशन हर एक चीज़ मिल जाएगी। @tolexam31 करके अपने टेलीग्राम से सर्च करना है। वहाँ पर आपको सारी जानकारी जो है वो टाइम टू टाइम दे दी जाती है, जो एग्जाम में आपकी सहायता करती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।